नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित कुमार आप सभी लोगों का directstudy.com पे बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज के क्लास में हम लोग करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 2 है, बायोलॉजी का ये चैप्टर है। इससे पहले एक चैप्टर हम लोगों ने पूरा का पूरा थ्योरी देख लिया था। आपको बता दें कि जितने भी हम थ्योरी करा रहे हैं इसके ऑलरेडी ऑब्जेक्टिव हम करा रखे हैं चैनल पे, और मैं अभी बता दूंगा आपको कहाँ पे मिलेगा। चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद अभी ही या कुछ देर बाद आप उसको ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि सेम चैप्टर में जितने थ्योरी में पढ़ाऊंगा उससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर PYQ अगर आप कर लेंगे तो आपका बेस्ट तैयारी हो जाएगा। मतलब चैप्टर में कहीं नहीं जाएगा पूरा। मैंने बोला ना, NCERT और SCERT का पूरा मिक्सचर है ये, और जितने क्वेश्चन है वो सारे प्रीवियस ईयर है इन दोनों चैप्टर्स, मतलब दोनों बुक से। तो ये बहुत काम का चीज़ है। आज हम लोग पूरा कंप्लीट करेंगे। उत्तक विज्ञान टिश्यू क्या है इसको समझते हैं। तो चलिए पहले ये बता दें, ये चैप्टर पढ़ने के बाद आपको ऑब्जेक्टिव कहाँ से देखना है। देखिए, जैसे ही अगर आप प्लेलिस्ट खोलेंगे इसी चैनल पे जाकर, प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जब जाएंगे तो ढेर सारे आपको प्लेलिस्ट दिखेंगे, ठीक है, जिसमें वीडियो अलग अलग अपलोड होंगे। आप जब आएंगे तो एक प्लेलिस्ट में आपको ऐसा दिखेगा फिजिक्स लिखा हुआ, ठीक है। यहाँ लिखा भी है कि साइंस PYQs फॉर ऑल एग्जाम्स। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और थोड़ा मोड़ा क्वेश्चन नहीं है, हर एक चैप्टर से बहुत सारे क्वेश्चन है। इसी में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी सारे अपलोड किए गए हैं। 40 के 40 वीडियोज़ है, जहाँ पे आप जाकर इसी के अंदर देखिएगा। आपको चैप्टर का नाम थोड़ा सा मेहनत लगेगा, थंबनेल है बना हुआ, थंबनेल पर पढ़ते चले जाइएगा। ये उत्तक जिस पे लिखा होगा उसको खोल लीजिएगा, उत्तक वाला देख लीजिएगा जाकर, ठीक है। कोई कोई वीडियो में एक से ज़्यादा वो किया गया, ठीक है, तो आप जाकर उसको ज़रूर देख लीजिएगा। खोलिएगा ना तो आप जब देखेंगे इसके अंदर तो ऐसे ऐसे दिखेगा। शुरू में 3 फिजिक्स का, उसके बाद केमिस्ट्री है, फिर बायोलॉजी है, नीचे जाकर आप देख लीजिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं आज के क्लास का। ध्यान देंगे आप लोग, स्टडी ऑफ टिश्यू क्या कहलाता है? हिस्टोलॉजी। ये पता नहीं है तो पता करके रखिएगा। एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है कि स्टडी ऑफ टिश्यू क्या कहलाता है, उसको हिस्टोलॉजी बोलते हैं, या हम इसको बोलते हैं उत्तक विज्ञान। समझिए मेरे साथ साथ। कह रहा है समान आकार के कोशिकाओं का समूह, समान आकार, इस पर शब्द पर ध्यान दिया। समान आकार के कोशिकाओं का समूह जो आपस में मिलकर एक सामान्य कार्य करते हैं, एक सामान्य कार्य करते हैं, उत्तक कहलाते हैं। कार्य एक करेगा, अलग अलग कार्य नहीं करता है। उत्तक के बारे में कह रहा है कि उत्तक कोशिका का वह समूह है। एक उत्तक की सभी कोशिकाएं आकार, कार्य और उत्पत्ति में समान होते हैं। हमारे शरीर में बहुत तरह का उत्तक है, लेकिन कोई एक उत्तक की बात करिएगा, उसके जितने कोशिका है वो आकार, कार्य और उत्पत्ति में समान माने जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में है कि पौधा और जंतु की कोशिका में लगभग समानता होती है, परंतु पौधा और जंतु के उत्तक की यदि बात करिएगा तो अलग अलग होती है। कोशिका तो एक समान आपको दिखेगा, लेकिन उत्तक जो है दोस्त आपको अलग अलग टाइप का दिखेगा। समझने की कोशिश करिए। सबसे पहले हम लोग प्लांट के बारे में बात कर लेते हैं, अच्छा रहेगा। क्या बात करेंगे उसको देखिए। अगर आप बात ये करते हैं कि जो पादप उत्तक होता है यानी प्लांट टिश्यू होता है, उसके बारे में कहता है कि पौधे का उत्तक कोशिकाओं के विभाजन की आधार पर 2 भाग में बांटा गया है। उसका कैसे विभाजित होता है उसके आधार पर। जैसे कि एक कहेंगे आप विभेद्योतकी उत्तक, जिसको मेरिस्टेमेटिक टिश्यू बोला जाता है, ठीक है। ये जो विभेद्योतकी उत्तक है इसको मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के नाम से हम लोग दोस्त जानते हैं। दूसरा आपका अस्थाई उत्तक, जिसको परमानेंट टिश्यू बोलते हैं। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो जिसमें विभाजन की क्षमता होती है, अस्थाई उत्तक जिसमें विभाजन की क्षमता न के बराबर होती है या न होती है, ऐसे कह सकते हैं। अब इन दोनों को अलग अलग देखते हैं जरा। पहला बात करिएगा तो विभेद्योतकी उत्तक है, जिसको मेरिस्टेमेटिक टिश्यू बोलते हैं। यह उत्तक ऐसी कोशिकाओं की बनी होती है जिसमें विभाजन की क्षमता भरपूर होती है, विभाजन की क्षमता होती है। उत्तक की कोशिकाएं कैसा हो सकता है? गोल हो सकता है, अंडाकार हो सकता है, या बहुभुजी हो सकता है। आगे कह रहा है इस उत्तक कहने का मतलब क्या है? कौन सा उत्तक? विभेद्योतकी उत्तक, ठीक है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। इस उत्तक के कोशिका के बीच खाली जगह, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, यहाँ से क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव बना हुआ है। खाली जगह यानी इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होता। आगे कह रहा है कोशिका में, क्या चीज़ में? कोशिका में कोशिका द्रव प्रचुर मात्रा में भरी रहती है। यानी कि जो कोशिका द्रव, जैसे ही कोशिका है, ये सेंटर है, सेंटर के अंदर यहाँ पे जो मटेरियल भरा हुआ है ये खूब सारा मात्रा में भरा रहता है, इसीलिए इसके अंदर इंटरसेलुलर स्पेस ना होता है, भरी रहती है। परंतु इन कोशिकाओं में रिक्तिका
परंतु इन कोशिका में रिक्तिका की बात करिएगा बहुत छोटी होती है। ये तो कोशिका रहा, कोशिका के अंदर अगर बात करिएगा तो ये सेंटर छोटा सा रहा, लेकिन इसके अंदर एक कोशिका के अंदर खाली जगह भी होता है। ठीक है, ये जो खाली जगह अंदर होता है ये बहुत छोटा होता है, या तो तन्नी को होता है छोटा सा या होता ही नहीं है, समझे ना के बराबर। वही बात यहाँ लिखा गया है। आगे कहा जा रहा है आपको स्थिति के आधार पर विभुजोत्की उत्तक 3 भाग में बांटे गए हैं। जैसे जिसमें सेल डिवीजन हो रहा है, जो जिसमें विभाजन की क्षमता है, उसको भी 3 भागों में बांटा गया है। क्या क्या है भाई? पहला को कहा जाता है एपिकल मेरिस्टेमेटिक, शीर्षस्थ विभुजोत्की। नाम से ही लग रहा है शीर्ष पे होगा, तो ये जड़ों के शीर्ष पर हो सकता है, तना के शीर्ष पर हो सकता है। नेक्स्ट है लेटरल मेरिस्टेमेटिक, पार्श्व विभुजोत्की। पार्श्व मतलब घुमावदार पार्ट। इंटर कैलरी यानी अंतर्वेशी विभुजोत्की, मतलब अंदर में इतना मोटा तना है तो इसके बीच की बात में होगा। आइए ना एक एक करके समझते हैं। जैसे यदि हम पहला की बात करेंगे जिसको शीर्षस्थ विभुजोत्की बोलते हैं हम लोग, एपिकल मेरिस्टेमेटिक। इसमें देखिए कह रहा है क्या कि यह उत्तक तने के अग्रभाग में, कौन सा? तना के अग्रभाग में होता है। कहता है इस उत्तक में विभाजन की क्षमता के फलस्वरूप ही पौधे लंबाई में बढ़ते हैं। इसमें विभाजन होता है, लंबाई में अगर बढ़ना है तो इसी से बढ़ना है। मोटाई वाला तो ये है, ये लंबाई की बात कर रहा है। पौधे की लंबाई बढ़ने के लिए अगर बात किया जाए, प्राथमिक जो है वृद्धि यहीं से होता है। प्राइमरी ग्रोथ कहते हैं लंबाई बढ़ने को, द्वितीयक मोटाई को कहते हैं। अब दूसरा बात कह रहा है कि लेटरल मेरिस्टेमेटिक, पार्श्व विभुजोत्की। ये क्या है? देखिए ये उत्तक, ये जो उत्तक है तने और जड़ों के किनारे में होते हैं। कहाँ होता है? तनों और जड़ के किनारों में। फिर से सुन लीजिएगा, ध्यान रखिएगा शब्द पर। तने और जड़ों के किनारे पर होते हैं और इस उत्तक में विभाजन के फलस्वरूप पौधे की मोटाई बढ़ता है। ये बात भी समझ में आ गया होगा। पौधे का मोटाई बढ़ना द्वितीयक वृद्धि कहलाता है। ये सब क्वेश्चन है, हर एक लाइन क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। पार्श्व विभुजोत्की उत्तक को कैम्बियम भी कहते हैं हम लोग, ध्यान रखिए। पार्श्व विभुजोत्की उत्तक को ही हम लोग क्या बोलते हैं दोस्त? कैम्बियम भी कह देते हैं हम लोग एक साथ। अच्छा, तीसरा क्या है? इसको बोलते हैं इंटर कैलरी यानी अंतर्वेशी विभुजोत्की। कहता है ये शीर्षस्थ विभुजोत्की, ये जो शीर्षस्थ मतलब था एपिकल मेरिस्टेमेटिक था, ठीक है। शीर्षस्थ विभुजोत्की उत्तक के ही भाग है जो वृद्धि करने के कारण अग्रभाग से हट जाते हैं। वृद्धि हो रहा है तो अग्रभाग से हट के साइड में जमे हो जाते हैं एक जगह, और यही आगे बढ़ोतरी कराते हैं। कहता है यह उत्तक प्रायः पत्तियों के कहाँ आधार पर, पत्ती जहाँ से लगा होता है उसके आधार पे, तनों के पर्व यानी इंटरनोड तथा परसव संधि नोड के पास पाए जाते हैं। ये जो गांठें होती है ना, जैसे बांस का पेड़ देखे होंगे, जो गांठ होता है गांठ के पास आपको मिलेगा, ठीक है। इसके इंटरनोड में मिल सकता है आपको, नोड इंटरनोड में आपको ये कह रहा है कि मिल जाएगा। यह उत्तक शीघ्र ही अस्थायी उत्तक में बदल जाते हैं, मतलब इसका एज पूरा हुआ रहता है, एक तरह से कह सकते हैं ये उत्तक तुरंत ही क्या चीज़ में बदल जाता है, तो अस्थायी उत्तक में ये परिणित हो जाता है। तो ये सारी बातें कहाँ चल रहा था? तो आपको सर ये सारी बातें चल रहा था आपका पादप उत्तक में। हमने बांटा था एक विभुजोत्की उत्तक, एक अस्थायी उत्तक। तभी विभुजोत्की उत्तक का बात चल रहा था। इसको 3 भागों में बांटा, एपिकल मेरिस्टेमेटिक, लेटरल मेरिस्टेमेटिक और इंटरकैलरी। अब हम लोग बात करेंगे परमानेंट टिश्यू के बारे में। अस्थायी उत्तक क्या होता है समझिए। कह रहा है विभुजोत्की उत्तक की कोशिकाएं लगातार विभाजित होकर अस्थायी उत्तक में बदलते रहती है। अस्थायी उत्तक के 2 प्रकार माने जाते हैं, साधारण अस्थायी उत्तक, एक होता है जटिल अस्थायी उत्तक। सिंपल परमानेंट टिश्यू और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। साधारण उत्तक क्या होता है? सिंपल टिश्यू। तो इस उत्तक में समान आकार के कोशिकाएं पाई जाती है, ठीक है, तथा सभी कोशिका मिलकर समान कार्य करती है। साधारण अस्थायी उत्तक 3 प्रकार के होती है। साधारण अस्थायी उत्तक 3 प्रकार की होती है। पहला यदि बात करिएगा, फिर पहले यहाँ से समझिए, थोड़ा बैक आता हूँ। पहले आपने क्या देखा? परमानेंट टिश्यू। अब आप 2 नंबर में देख रहे हैं, ये होता है एक साधारण परमानेंट टिश्यू, एक होता है जटिल। तो जटिल वाला में जाइलम फ्लोएम आता है, ये तो साफ अलग है, याद रहेगा आपको। और अस्थायी उत्तक जो है इसमें 3 प्रकार के बात होता है। पहला की बात कीजिए पैरेन्काइमा यानी मृदुतक बोलते हैं। दूसरा की बात कीजिएगा कोलेनकाइमा जिसको स्थूल कोण उत्तक बोलते हैं। और तीसरा की बात करिएगा तो स्क्लेरेनकाइमा होता है, ठीक है, जिसको दृढ़ उत्तक बोलते हैं। तीनों में एक बार स्क्रीन पर ला रहा हूँ, आप समझने की कोशिश करिएगा। जैसे कि आपने यहाँ पढ़ा कि परमानेंट सबसे ऊपर से आते हैं, एक बार फिर से। सबसे पहले आपने क्या पढ़ा? उत्तक।
दो प्रकार के, एक का विभोज्योतकीय ऊतक था, एक का अस्थायी ऊतक था। विभोज्योतकीय ऊतक आपने पढ़ा, उसका इसमें 3 भाग पढ़ा, शीर्षस्थ विभोज्योतकीय, पार्श्व विभोज्योतकीय और अंतर्वेशी विभोज्योतकीय। फिर आप पढ़ना स्टार्ट क्या किए, तो आप कहेंगे कि हमने पढ़ना स्टार्ट किया परमानेंट टिश्यू। परमानेंट टिश्यू का 2 बात कहा आपने, साधारण अस्थायी ऊतक और जटिल अस्थायी ऊतक। जटिल का मैंने बताया जाइलम और फ्लोएम, जो आगे हम दिखाएंगे अभी, और साधारण अस्थायी ऊतक का हमने बताया 3 भाग। एक का नाम आप कहेंगे कि आपने बताया सर पैरेन्काइमा मृदूतक, कोलेनकाइमा स्थूल कोण और स्क्लेरेन्काइमा दृढ़ूतक। और ये जो जटिल था उसका तो मैंने ऊपर ही बोल दिया था, फिर भी देख लीजिए यहाँ पे, एक जाइलम होता है, एक फ्लोएम होता है, जाइलम और फ्लोएम। क्लियर इतनी बातें? इतना समझने के बाद आगे हम लोग पढ़ेंगे। पहले पीछे से आते हैं, इनका डिफिनीशन देखते हैं। अब जो सबसे पहला यदि हम बात करें तो इसका नाम है पैरेन्काइमा। ये किसका है, तो साधारण अस्थायी ऊतक का। पैरेन्काइमा ऊतक जीवित कोशिका का बना होता है। पहली बात तो ये है कि पैरेन्काइमा जीवित कोशिका का है। इस ऊतक की कोशिका प्रायः गोलाकार होगा, अंडाकार, बहुभुजी हो सकता है। कह रहा है इन ऊतक के कोशिका के बीच खाली स्थान पाए जाते हैं, मतलब इंटरसेलुलर स्पेस पाया जाता है। जैसे वहाँ पे आपने देखा था मेरी स्टेमेटिक वाला में, उसमें नहीं पाया जाता था, इसमें पाया जाता है। यह ऊतक पौधे के सभी कोमल भागों में पाया जाता है। कौन सा भाग? कोमल भाग जहाँ जहाँ है, ठीक है, वहाँ पैरेन्काइमा होता है। यहाँ पे है कि यह ऊतक जाइलम तथा फ्लोएम के निर्माण में भी भाग लेता है। आगे है कि इस ऊतक का प्रधान कार्य भोज्य पदार्थों का जमा करना है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट ये लाइन हो गया, ये जो मृदूतक है या पैरेन्काइमा, ये भोज्य पदार्थों को जमा करके रखता है और कोमल वाली भाग में पाया जाता है, ये बात भी पता होना चाहिए आपको। कह रहा है कुछ पैरेन्काइमा ऊतक में क्लोरोप्लास्ट भी पाए जाते हैं। पैरेन्काइमा ऊतक है लेकिन क्लोरोप्लास्ट भी पाए जाते हैं, जिसके कारण यह पौधे में ये जो ऊतक है ये प्रकाश संश्लेषण भी करता है। हरा हरा जो डाली वाला पौधा होता है जितना, वो सारी की बात कर रहा है। जिन पैरेन्काइमा ऊतक में क्लोरोप्लास्ट रहता है उसे हरित ऊतक यानी क्लोरेन्काइमा कहते हैं। ठीक है, हरित ऊतक क्लोरेन्काइमा बोलते हैं। असल में है एक तरह से पैरेन्काइमा, लेकिन क्लोरेन्काइमा कहते हैं। आगे कह रहा है जलीय ऊतक का पैरेन्काइमा ऊतक वायुतक होता है। ऐसा भी तो होता है जो जल में पाया जाता है, कौन? पैरेन्काइमा। ऐसा पैरेन्काइमा जो जल के अंदर पाया जाता है उसको हम लोग नाम क्या देते हैं? वायु ऊतक यानी कि एरेन्काइमा बोलते हैं। वायु ऊतक जलीय पौधे को तैरने में मदद करते हैं। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन कई बार एग्जाम में बना है। ये देखिए कोलेनकाइमा या स्थूल कोण ऊतक, यह ऊतक भी जीवित कोशिकाओं का बना होता है। ये भी जीवित है भाई, लेकिन ऊतकों के बीच खाली स्थान बहुत कम होते हैं। ऊतकों के बीच खाली स्थान नहीं होता, इसमें ऊतकों के बीच खाली स्थान था, इसमें नहीं होता है। यहाँ पे है यह ऊतक की कोशिका लंबी हो सकती है, गोल हो सकती है, अनियमित ढंग से कोनों पर मोटी होती है। कोनों पर मोटी, ये लाइन पर ध्यान रखिए। कोनों पर मोटी जब भी देखिएगा आपको मारना होगा कोलेनकाइमा। क से कोना, क से कोलेनकाइमा। आगे कह रहा है सेल्यूलोज की अधिकता के कारण इस कोशिका भित्ति सेल वाल मोटी होती है। ठीक है। आगे कहा जा रहा है कि यह ऊतक केवल कमजोर पौधों में ही पाए जाते हैं। यह ऊतक केवल कमजोर पौधों में ही पाए जाते हैं। आगे कह रहा है पौधे को प्रत्यास्था प्रदान करते हैं। प्रत्यास्था मतलब लचक प्रदान करते हैं। बड़े वृक्ष में इस ऊतक का अभाव रहता है, इसलिए उसका हिलने पर डाल टूट जाता है, लेकिन जितने भी छोटे छोटे पौधे होते हैं हवा चलेगा पूरा झुक जाएगा, फिर खड़ा हो जाता है। कभी कभी इस ऊतक में हरित लवक यानी क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं। कह रहा है जिसे कुछ मात्रा में प्रकाश संश्लेषण हो से भोजन भी बन जाता है। अब आइए तीसरा प्रकार, याद कीजिए पहला क्या था, पीछे आइए, देख लिया आपने पैरेन्काइमा, दूसरा क्या कोलेनकाइमा। देखिए पैरेन्काइमा में आपने एक चीज़ देखा था, खाली स्थान इसमें पाया जाता है कोशिका के बीच में। इसमें आपने देखा कि कोशिका के बीच में खाली स्थान नहीं पाया जाता है। फिर आपने इसमें भी देखेंगे, अब आप क्या पढ़ लीजिए, यह ऊतक मृत कोशिकाओं का बना है। पहली बात वो दोनों था, जीवित स्क्लेरेन्काइमा मर गया। इस ऊतक की कोशिका लंबी हो सकती है, संकरी हो सकती है, मोटी कोशिका भित्ति वाले हो सकती है। नेक्स्ट कह रहा है कि इस ऊतक के कोशिका के बीच कोई खाली जगह यहाँ भी नहीं होता है। इस ऊतक के कोशिकाओं में लिग्निन नामक रसायन होता है। अब आप एक चीज़ देखिए, यहाँ लिग्निन नामक रसायन होता है। यह रसायन कोशिका को काफ़ी मजबूती बना देता है। यहाँ पे आइए, इसमें क्या पढ़े थे कि क्या रहता है, सेल्यूलोज की अधिकता के कारण यह मोटी कोशिका भित्ति होता है, लेकिन इसमें लिग्निन के कारण होता है स्क्लेरेन्काइमा में।
आगे कह रहा है कि यह ऊतक बीज तथा फलों के ऊपर मजबूत आवरण बनाता है। मतलब बीज के ऊपर जो मजबूत आवरण देखते हैं या फलों के ऊपर में आवरण देखते हैं, जैसे नारियल का कवर हो गया, समझे, या बीज वगैरह हो गया, जो भी जैसे आम खाने का जो गुठली बचा हुआ है, गुठली का जो स्ट्रॉन्ग वाला पार्ट है, वो सभी क्या है, तो आप कहेंगे वही तो है स्क्लेरेनकाइमा। आएगा जैसे कि देखिए पौधे में से प्राप्त जो होता है, जूट हो गया, स्क्लेरेनकाइमा होता है, सनई हो गया, पटवा हो गया, पटसन, दृढ़ उत्तक है, ये सारे दृढ़ उत्तक। कह रहा है यह उत्तक पौधे को यांत्रिक सहायता देते हैं, मजबूताई देते हैं, पौधे के आंतरिक भाग की सुरक्षा भी देते हैं। अब कह रहा है जटिल उत्तक क्या है, जिसको कम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू बोलते हैं। जटिल उत्तक विभिन्न प्रकार के कोशिकाओं के बने होते हैं, परंतु सभी कोशिकाओं मिलकर एक ही काम को कर रहे होते हैं। जैसे कि एक तो हो गया जटिल उत्तक, दो प्रकार के होते हैं, जाइलम और फ्लोएम। तो जाइलम को पढ़ते हैं दारू बोलते हैं, इसको दारू पीने वाला नहीं, अब पोषवाह बोलते हैं, फ्लोएम को पोषवाह, पोषण का काम करता है ना, भोजन को इधर उधर लाता है, इसलिए पोषवाह, इसको दारू बोलते हैं। दोनों को एक ट्रिक से याद कराता हूँ। जाइलम जड़ से जल को पत्ती तक ले जाता है, एक दिशीय मूवमेंट। फ्लोएम फूड को पूरे पेड़ में फैलाता है, रैमिंग ऐसे बैठता है। यहाँ देखिए जाइलम उत्तक 4 प्रकार के कोशिकाओं के बना होता है। जाइलम उत्तक कितने प्रकार से, 4 प्रकार के कोशिकाओं का बना होता है। जाइलम उत्तक कह रहा है पूरे पौधे में पाया जाता है, जिसका सर्वप्रथम काम जल का संवहन होता है। वही बात मैंने बोला, जाइलम जड़ से जल को पत्ती तक ले जाता है, मेन काम यही है इसका। इसके अलावा जाइलम पौधे को यांत्रिक सहायता भी देता है, कोशिका सब में पानी भरा रहता है, इसके वजह से। आगे करा भोजन ग्रहण का भी काम करता है, भोजन संग्रह करके रखता है जाइलम। आगे है आपका कि जाइलम जिन 4 प्रकार के कोशिकाओं के बने होते हैं, वे है पहला वाहिनियाएँ। क्या है पहला, वाहिनिकाएँ, ट्रैकिएट्स, वाहिकाएँ, वेसल्स, जाइलम तंतु, जाइलम फाइबर्स, तथा जाइलम मृदुतक यानी जाइलम पैरेन्काइमा। जाइलम जिस 4 प्रकार के कोशिकाओं के बने होते हुए वाहिनिकाएँ, वाहिकाएँ, जाइलम तंतु, जाइलम मृदुतक। वाहिनिकाएँ की बात कर रहा है। एक प्रमुख वाहिनिकाएँ का प्रमुख काम जल तथा घुलित ऑक्सीजन पदार्थों को जड़ से पत्ती तक पहुंचाने का कार्य होता है। वाहिकाएँ तथा जाइलम तंतु पौधे का यांत्रिक सहायता देते हैं। जाइलम मृदुतक भोजन संग्रह करता है। ठीक है, आगे कह रहा है जाइलम मृदुतक के कोशिका ही जीवित रहता है। जाइलम उत्तक के जाइलम मृदुतक कोशिका ही जीवित रहता है, बाकी सभी कोशिका मृत होती है, ये ध्यान रखना है। फिर से सुनिए, जाइलम उत्तक के जाइलम मृदुतक कोशिका जीवित होता है और सब मरा होता है। फ्लोएम पोषवाह की बात करते हैं, कह रहा है जाइलम के तरफ फ्लोएम भी 4 प्रकार के कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। ठीक है, ये 4 प्रकार की कोशिकाओं को पढ़ते हैं। पहला चालनी नलिका, सीव ट्यूब्स, सहकोशिका, कंपेनियन सेल्स, फ्लोएम तंतु, फ्लोएम फाइबर। आगे फ्लोएम मृदुतक यानी फ्लोएम पैरेन्काइमा। फ्लोएम में फ्लोएम तंतु ही केवल मृत कोशिका है, बाकी सभी जीवित कोशिका है। यहाँ पे कह रहा है फ्लोएम उत्तक जाइलम के साथ साथ पौधे के संपूर्ण भाग में पाए जाते हैं। कहता है इसका मुख्य कार्य पत्तियों द्वारा तैयार भोजन को पौधों के हर एक भाग में पहुँचाना है। पौधे का रक्षी उत्तक क्या है, जिसको प्रोटेक्टिव टिश्यू बोलते हैं। तो रक्षी उत्तक के अंतर्गत बाह्य त्वचा एपिडर्मिस तथा कॉर्क आते हैं। ये 2 चीज़। बाह्य त्वचा क्या है, एपिडर्मिस। तो कह रहा है एपिडर्मिस की कोशिका पौधे के सभी भाग यानी जड़, तना और पत्ती के रक्षा करता है। अब कैसे करता है वो समझिए। यह उत्तक पौधे के जल हानि, परजीवी कवकों के प्रवेश तथा विभिन्न प्रकार के आघातों से बचाता है। आगे है कि मरुस्थलीय पौधे के एपिडर्मिस में क्यूटीन नामक, वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, क्यूटीन नामक जल अवरोधक रसायन पाया जाता है, जिससे क्या होता है, जल का हानि वहाँ पे रुक जाता है। ठीक है, इस क्यूटीन को याद रखिए, क्यूटी पाई को। जड़ों के एपिडर्मिस के मूल रोम में पाए जाते हैं। फिर जड़ों के एपिडर्मिस के मूल रोम पाए जाते हैं, जो पौधे से जल तथा खनिज को, लवण को अवशोषित करते हैं। अब हम कॉर्क की यदि बात करें तो कॉर्क के बारे में कहता है समय के साथ साथ जब जड़ या तना पुराने हो जाते हैं, तब तने के एपिडर्मिस का स्थान कॉर्क कैम्बियम आ जाता है, और यही कॉर्क कैम्बियम पार्श्व विभुजोतक की कोशिका विभाजित होकर कॉर्क या छाल का कॉर्क के सभी
कोशिका मृत होती है। कॉर्क का मुख्य काम होता है पौधे की सुरक्षा करना। आगे कह रहा है कॉर्क के सुबेरीन नामक रसायन रहता है। कॉर्क में क्या रहता है? सुबेरीन रहता है, ये भी याद रखना है आपको। इसके कारण कॉर्क से होकर जल एवं गैस नहीं जा सकते हैं। कॉर्क का इस्तेमाल बोतल के कॉर्क बनाने में, मतलब उसका ढक्कन एक तरह से कह सकते हैं, में खेल का सामान बनाने में, और व्यापारिक कॉर्क के क्वेकर से सुबेर नामक पौधे से प्राप्त होता है। मतलब ये क्वेश्चन यहाँ लास्ट में कह दिया कि व्यापारिक कॉर्क अगर आपको चाहिए तो क्वेकर से सुबेर नामक पौधा से निकाला जाता है। बहुत मोटा होता है उसका छाल, इसीलिए। ये वर्षीय वलय क्या होता है? एनुअल रिंग्स। तो विभिन्न ऋतुओं में पौधे देखिए विभिन्न ऋतुओं में मौसम बदलने के कारण कैम्बियम जो होता है, जिसको बोलते हैं पार्श्व विभुज्योति उत्तक, सक्रिय होती है, अलग अलग रफ्तार से परिवर्तन होता है। इस कारण पौधे में स्पष्ट वलय देखने को मिलता है। जैसे कि बरसात में ज़्यादा तेजी से बढ़ते हैं, गर्मी के दिनों में कम तेजी से बढ़ते हैं। वर्षीय वलय पौधे के 1 वर्ष की वृद्धि को दर्शाता है। पौधे में जितने वर्षीय वलय दिखेंगे उतने वर्ष के पौधे हो जाएंगे। ऐसे क्षेत्र जहाँ सालों भर मौसम समान होता है, वहाँ के पौधे में वर्षीय वलय देखने को नहीं मिलता, जैसे समुद्र के किनारे वाला पौधा। अब आ गया ये। अब हम जंतु की बात करते हैं, ठीक है। ध्यान दीजिए, अब जंतु तक की अगर बात करते हैं हम, तो इसमें लिखा गया है जंतु में 4 प्रकार के उत्तक पाए जाते हैं। इपिथेलियम टिश्यू, जिसको उपकला उत्तक बोलते हैं, कनेक्टिव टिश्यू, जिसको संयोजी उत्तक बोलते हैं, मस्कुलर टिश्यू, जिसको पेशी उत्तक बोलते हैं, और नर्वस टिश्यू, तंत्रिका उत्तक बोलते हैं। अब एक एक करके पढ़ते हैं। सबसे पहला अगर हम बात करेंगे तो इपिथेलियम टिश्यू बोला जाता है, उपकला उत्तक बोलते हैं। एपिथेलियम उत्तक अंगों के बाहरी भाग, आंतरिक भाग का निर्माण करते हैं, ठीक है। इस उत्तक की बात करिएगा, इस उत्तक के कोशिकाओं के बीच कई रिक्त स्थान नहीं पाया जाता, कोई भी रिक्त स्थान नहीं पाया जाता एपिथेलियम टिश्यू में। एपिथेलियम उत्तक का मुख्य कार्य अंगों को सुरक्षा देना है। क्लियर है बात? यह उत्तक कहा जा रहा है शरीर के बाहरी विभिन्न अंगों में पाया जाता है, ठीक है। पदार्थ के विसरण के लिए, श्रवण के लिए तथा अवशोषण में सहायता करते हैं। अवशोषण में भी, सेक्रेशन में और विसरण में करते हैं। एपिथेलियम उत्तक 4 प्रकार से बांटे गए हैं। ये जो सबसे पहला आपने देखा एपिथेलियम, इसको 4 भागों में बांटा जा रहा है। पहला वाला को पढ़ते हैं ना। पहला आपका है सल्की एपिथेलियम। यह उत्तक की आकृति फर्श या दीवार पर लगी चपटी ईंट की तरह होती है। बात समझे? कह रहा है त्वचा के बाहरी परत का निर्माण इसी उत्तक से होता है, यानी सबसे बाहर सल्की उत्तक होता है, स्क्वैमस एपिथेलियम। इसके अलावा यह उत्तक रक्त वाहिनियों तथा अंगों के भीतरी स्तर का भी निर्माण करती है। क्लियर हो गई बातें? 2 नंबर में कह रहा है स्तंभाकार एपिथेलियम, मतलब कॉलुमनर एपिथेलियम। यह उत्तक की कोशिका लंबे होते हैं तथा कोशिका के मुक्त सिरे पर माइक्रोविलाई होते हैं। यह उत्तक ऐसे अंगों के आंतरिक भाग का निर्माण करते हैं जहां अवशोषण या श्रवण का काम होता है, जैसे आंत हो गया, अमाशय हो गया, पित्ताशय हो गया। नेक्स्ट है आपका घनाकार एपिथेलियम। इस उत्तक के कोशिका का आकार घन के आकार का होता है। यह उत्तक के द्वारा शरीर में ग्रंथि ग्लैंड्स का निर्माण होता है। मुख्य ग्रंथि की बात करिएगा, श्वेत ग्रंथि होगा, ठीक है। ये घनाकार एपिथेलियम है, थोड़ा सा अंदर की बात हो रहा है अब बाहर वाला से। श्वेत ग्रंथि की बात करिएगा, जिसको सुडोफेरियस ग्लैंड बोलते हैं। यह ग्रंथि स्तनधारी त्वचा के ऊपरी परत एपिडर्मिस में पाया जाता है। इसके द्वारा पसीना स्राव होता है। लैक्राइमल ग्रंथि, ये क्या होता है? आंखों में पाई जाती है, जिससे आंसू का स्रवन होता है। आंसू में लाइसोजाम नामक विशेष एंजाइम होते हैं, जो कि हानिकारक सूक्ष्म जीवों को भी नष्ट कर देते हैं। आगे कह रहा है सेरुमिनस ग्रंथि। यह स्तनधारी वर्ग के जीव में कान में पाया जाता है। इस ग्रंथि मोम के समान पदार्थ निकलता है, जो गंदगी को रोकता है कानों में अंदर जाने से। नेक्स्ट आपका सीबम ग्रंथि, सीबम ग्लैंड। यह ग्रंथि त्वचा के डर्मिस यानी भीतरी परत में पाई जाती है। यह ग्रंथि एक प्रकार के तैलीय पदार्थ स्रावित करती है, जिसे सीबम कहते हैं। त्वचा एवं बालों के चिकना तथा जलरोधी बनाए रखता है। अगला अगर बात करेगा पक्षामी उपकला, सिलिएटेड एपिथेलियम। इस उत्तक की कोशिका लंबी होती है और इसमें सिलिया पाए जाते हैं, ठीक है। धागे जैसी रचना होती है। यह उत्तक ट्रैकिया के भीतरी सतह में, कहाँ पाया जाता है? ट्रैकिया के भीतरी सतह में, अंडवाहिनी, ओविडक्ट, गर्भाशय में पाए जाते हैं। यह उत्तक अंगों द्वारा स्रावित पदार्थ को सिलिया के द्वारा गति प्रदान करते हैं तथा पदार्थों को एक ही दिशा में जाने में मदद भी करते हैं।
अब हमारा दूसरा टिश्यू की बात करते हैं कनेक्टिव, जिसको संयोजी ऊतक बोलते हैं। संयोजी ऊतक विभिन्न अंगों तथा ऊतकों को जोड़ने का काम करता है। संयोजी ऊतक की यदि बात करिएगा तो कोशिका की संख्या कम है, संयोजी ऊतक कोशिका की संख्या कम है तथा कोशिकाओं के बीच रिक्त स्थान ज़्यादा होता है इसमें कनेक्टिव टिश्यू में। ऊतक की अगर बात करें, ऊतक के कोशिकाओं के बीच खाली जगह में एक प्रकार के पदार्थ भरे रहते हैं, इसे मैट्रिक्स बोलते हैं। आगे है विभिन्न संयोजी ऊतक के मैट्रिक्स ठोस, जेली के समान, सघन और कठोर या तरल हो सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि संयोजी ऊतक के प्रकार। तो अवकाशी ऊतक, जिसको एरियोलर टिश्यू बोलते हैं, यह ऊतक रक्त वाहिनियों, ब्लड वेसल्स तथा तंत्रिका और नर्वस के सेल में चारों तरफ घेरा बनाता है। आगे का एरियोलर ऊतक त्वचा एवं मांसपेशियों या दो मांसपेशियों को आपस में जोड़ता है। मास्ट कोशिकाएं क्या है? ये एरियोलर ऊतक में पाई जाने वाले कोशिका है। यह कोशिका रुधिर वाहिनी के चारों तरफ पाई जाती है। इस कोशिका के द्वारा, गौर से सुनिएगा, हिस्टामीन प्रोटीन, हिपैरिन कार्बोहाइड्रेट तथा सीरोटोनिन प्रोटीन स्रावित होता है। यहाँ पढ़ लेते जरा। हिस्टामीन रुधिर वाहिनियों को फैलाती है, हिपैरिन शरीर के अंदर रक्त को थक्का जमने नहीं देती है और सीरोटोनिन रुधिर वाहिनी में सिकुड़न लाता है। एरियोलर ऊतक के श्वेत तंतु कोशिका यानी व्हाइट फाइबर सेल्स द्वारा कोलेजन प्रोटीन, पीली तंतु द्वारा येलो फाइबर सेल द्वारा एलास्टिन प्रोटीन स्रावित होता है। क्लियर हो रही है बात? आगे करा है वसा संयोजी ऊतक, जिसको एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू बोलते हैं। यह ऊतक वसा कोशिका यानी फैट सेल से बनी होती है। इस ऊतक की अगर बात करेगा, इस कोशिका में अगर बात करेगा तो वसा का छोटी छोटी बूंदों के रूप में भरी रहती है। यह ऊतक वसा को संचित करके रखता है। यह शरीर के ताप को बनाए रखने में काम आता है। आगे करा शरीर के वसा कोशिका में अधिकता से मोटापा आ जाता है। अगर वसा कोशिका बढ़ रहा है तो मोटापा आ जाता है। इंपॉर्टेंट है कंडारा यानी टेंडन, और एक है लिगामेंट। टेंडन हमेशा याद रखिएगा, मांसपेशी को हड्डी से जोड़ता है। यह संयोजी ऊतक मांसपेशी को अस्थि से या दूसरी मांसपेशी से जोड़ता है, मतलब कोमल चीज़ों को, कोमल चीज़ से, स्ट्रॉन्ग चीज़ से, कोमल को कोमल से। कह रहा है ऊतक अत्यधिक मजबूत तथा आंशिक लचीले होते हैं। स्नायु की बात क्या है? ऊतक हड्डियों अस्थियों को जोड़ने का काम करता है, एक हड्डी को दूसरे हड्डी से। कह रहा है यह ऊतक अत्यधिक मजबूत एवं लचीले होते हैं। आगे है उपास्थि ऊतक, जिसको कार्टिलेज बोलते हैं। शार्क मछली इसी का बना होता है। हमारे कान में, नाक में इसी का हड्डी का मतलब अधिकता है। यह ऊतक कॉन्ड्रियोब्लास्ट कोशिका के बने होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन था। कह रहा इन कोशिकाओं के बीच रिक्त स्थान में कॉन्ड्रीन प्रोटीन पाया जाता है। कह रहा उपास्थि अस्थियों के जोड़ को चिकना बनाना, और यह ऊतक बाह्य कर्ण, नाक और श्वास नली, ट्रैकिया, आगे कह रहा है स्टर्नम जैसे अंगों में पाए जाते हैं। अस्थि यानी बोन की बात करते हैं। यह एक मजबूत संयोजी ऊतक है क्योंकि इस ऊतक के मैट्रिक्स कैल्शियम तथा फास्फोरस लवण के बने होते हैं। आगे कह रहा है कि अस्थि में मैट्रिक्स में ओसीन नामक प्रोटीन, कौन सा? ओसीन नामक प्रोटीन भी होता है। लंबी तथा मोटी अस्थि के बीच एक गुहा होता है जिसे मज्जा गुहा, मैरो कैविटी कहते हैं। मज्जा गुहा में जब एडिपोज ऊतक यानी वसा ऊतक भरा रहता है तो उन मज्जा गुहा को अस्थि मज्जा यानी बोन मैरो कहते हैं। आगे है कि अस्थि मज्जा यानी बोन मैरो दो तरह के होते हैं। अस्थि के शीर्ष भाग में लाल अस्थि मज्जा तथा बीच वाले भाग में पीली अस्थि मज्जा पाई जाती है। लाल अस्थि मज्जा आरबीसी, लाल रक्त कोशिका, तथा पीली अस्थि मज्जा डब्ल्यूबीसी के कारण होता है। स्तनधारी वर्ग के जीवों के अस्थि में अनेक नली समान रचना होती है जिसे हैस्बियर्स नली कहते हैं। हैस्बियर नलिका की उपस्थिति स्तनधारी वर्ग के विशेष लक्षण भी है। आगे है रक्त, ब्लड। रक्त या ब्लड, रक्त तरल संयोजी ऊतक है क्योंकि इस ऊतक के मैट्रिक्स से ठोस न होकर तरल के रूप में होते हैं। आगे है कि रक्त के तरल भाग या मैट्रिक्स को प्लाज्मा कहते हैं। प्लाज्मा रक्त कोशिका में तैरती रहती है। बहुत गौर से सुन लीजिए, एक बार मैं फिर पढ़ रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। रक्त की बात करेगा, तरल संयोजी ऊतक है क्योंकि यह इस ऊतक में मैट्रिक्स ठोस न होकर तरल रूप में रहता है। रक्त के तरल भाग या मैट्रिक्स को प्लाज्मा कहते हैं। रक्त के तरल भाग मैट्रिक्स को प्लाज्मा कहते हैं। प्लाज्मा रक्त कोशिका में तैरती रहती है। यहाँ पे एक बहुत अच्छा लाइन है कि रक्त में, ये क्या मैंने कर दिया, एक सेकेंड,
यहाँ कह रहा है कि रक्त में 50% प्लाज्मा होता है और 45% रुधिर कोशिका होती है। प्लाज्मा 90% भाग जल से बना होता है, प्लाज्मा का 90% भाग, शेष 7% प्रोटीन, कार्बनिक तथा अकार्बनिक पदार्थ होते हैं। रक्त में 3 प्रकार की कोशिका होता है, लाल रक्त कोशिका आरबीसी, श्वेत रक्त कोशिका डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, 3 चीज़ होती है इसमें। लसिका लिम्फ क्या होता है? तो कह रहा है लसिका रक्त के समान ही तरल संयोजी ऊतक है, ठीक है। लसिका में केवल श्वेत कण होते हैं, डब्ल्यूबीसी होते हैं, इसमें लाल रक्त यानी प्लेटलेट्स का अभाव होता है। लसिका की कोशिश एंटीबॉडी बनाते हैं, लसिका के कोशिका एंटीबॉडी बनाते हैं जो जीवाणु तथा अन्य सूक्ष्म जीवों के स्रवण को रोकते हैं। लसिका द्वारा कम मात्रा में पोषक पदार्थों का भी परिवहन होता है। यहाँ ध्यान दीजिए, हम थोड़ा सा और बचा है। मस्कुलर टिश्यू यानी पेशी ऊतक, इस ऊतक की कोशिका लंबी होती है और इस कोशिका में अगर बात करें तो एक विशेष प्रकार के तरल पदार्थ भरे रहते हैं और इस तरल पदार्थ को हम लोग क्या बोलते हैं? सार्कोप्लाज्म बोलते हैं मस्कुलर टिश्यू में। यह ऊतक का मुख्य काम जीवों के प्रचलन में मदद करता है। पेशी ऊतक 3 प्रकार के होते हैं, पहला आरेखित या अनैच्छिक पेशी, फिर है रैखित यानी ऐच्छिक पेशी और अगला अगर बात करिएगा तो हृदय पेशी है। तो यहीं से शुरू कर देते हैं। हृदय, चाहे ऊपर से ही करते हैं, नीचे से क्यों करना। यहाँ कह रहा है कि जो आरेखित या अनैच्छिक पेशी है, इस पेशी में होने वाला संकुचन या प्रसार जंतु के इच्छा के अधीन होता है, मतलब हम लोग नहीं कर सकते, यह अपने आप अनैच्छिक क्रिया है। कह रहा है यह पेशी के रूप से नेत्र के आइरिस में होता है, वृषण टेस्टिस में होता है, मूत्रवाहिनी तथा मूत्राशय में, रक्त वाहिनी वगैरह 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 में पाया जाता है। नेक्स्ट है कि पेशी ऊतक हमारी इच्छा से चलने वाला तो शरीर में लमसम यही है। कह रहा है यह पेशी जीव के कंकाल हड्डी से जुड़ी होती है, इसमें प्रसार एवं संकुचन जीव की इच्छा के हिसाब से होता है। यह पेशी शरीर के बाहु मतलब हाथ, पैर, गर्दन आदि में पाए जाते हैं। इस पेशी का कुल भार शरीर के 50% होता है। ये काम का लाइन नहीं था। यहाँ कह रहा है हृदय पेशी, ये क्या है? तो हृदय का निर्माण करने वाले जो कार्डियक पेशी होती है, इसको कह रहा है हृदय पेशी की रचना रेखित पेशी के समान होता है। यह पेशी स्वभाव से अनैच्छिक होती है, जीवन भर इसमें प्रसार तथा संकुचन होता रहता है। और लास्ट टॉपिक पढ़ लेते हैं, नर्वस टिश्यू तंत्रिका ऊतक बोलते हैं। आगे कह रहा है जीवों के मस्तिष्क, मेरुरज्जु तथा सभी तंत्रिका यानी नर्व्स मिलकर इसका निर्माण करते हैं नर्वस टिश्यू का। नेक्स्ट कह रहा है तंत्रिका ऊतक की कोशिका को न्यूरॉन कहते हैं। न्यूरॉन कोशिका को तंत्रिका तंत्र भी कहा जाता है। न्यूरॉन तंत्र को है कि नहीं है, तंत्रिका तंत्र कहते हैं। यह ऊतक संवेदना को शरीर के विभिन्न भागों से भेजने का कार्य करता है मस्तिष्क के पास। और कह रहा न्यूरॉन कोशिका जितनी होती है इसमें विभाजन की क्षमता नहीं होती है, और इसके ऊतक में विभाजन की क्षमता नहीं होती है। तो मुझे लगता है अच्छे से ये सारी बातें आपको समझ में आ गया होगा। जितनी बातें अभी आपने आधा घंटा के अंदर करा है शायद ही कहीं करने को मिलेगा। और ये जितने भी मैंने बताया है शुरू के वीडियो में ही, ये सारे ऑब्जेक्टिव देख लीजिए। ये सारे ऑब्जेक्टिव आपको क्या है कि आपको मिल जाएगा, आप जाके मैंने बताया वहाँ से आप देख लीजिएगा। शुरू में ही बता दिया था कैसे मिलेगा। देख रहे हैं कितना क्वेश्चन है, आप देख लीजिए खुद से। 140-150 के करीब क्वेश्चन है एक मात्र चैप्टर से। चैनल सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, क्योंकि अगला चैप्टर से क्वेश्चन हर एक एग्जाम में रहता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म, तो नोटिफिकेशन आप तक चला जाएगा। ऑल द बेस्ट, बाय बाय, थैंक यू।